नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गुरुजी एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हमारे चैनल से जुड़े हर बहन हर भाई को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बाल विकास जो आपकी सीटेट की पेडागोजी होती है उससे रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चंस। इनको अगर आपने लगा डाला तो लाइव जिंगा लाला। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपका है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। ऑप्शन ए है आपका अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, ऑप्शन बी आपका है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, ऑप्शन सी आपका इंद्रियों के द्वारा और ऑप्शन डी आपका है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जब बच्चा 0 से 2 वर्ष के बीच में होता है तो एक अवस्था होती है, उसको हम कहते हैं इंद्रिय गामक अवस्था। ठीक है दोस्तों, उसे कहते हैं संवेदी पेशी अवस्था। इसका दूसरा नाम होता है संवेदी पेशी अवस्था और इसका तीसरा नाम होता है इंद्रिय जनित अवस्था। ठीक है, तो आपके अनुसार जो इस जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा 0 से 2 वर्ष के बीच में बच्चा सीखता है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। ऑप्शन ए आपका है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, ऑप्शन बी आपका है प्रौढ़ावस्था के दौरान, ऑप्शन सी आपका है व्यक्ति के पूरे जीवन में, ऑप्शन डी आपका किशोरावस्था के दौरान। तो दोस्तों, अगर बात करें हम सामाजिकरण की तो पूर्व बाल्यावस्था यानी कि 3 से 6 वर्ष के बीच में मातृ पितृ भक्ति का काल होता है। ये लड़का अपनी माँ को प्यार करता है और लड़की अपनी पिता को प्रेम करती है ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि की वजह से। अब बात करते हैं प्रौढ़ावस्था में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से अपना व्यक्ति सामाजिकरण कर लेता है। बात करते हैं व्यक्ति के पूरे जीवन में, इसमें भी ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, क्योंकि किशोरावस्था ही एक ऐसा काल है जिसमें, जैसे कि आपको पता है कि स्टैनली हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था तूफान और संवेग की अवस्था है। ठीक है, तो किशोरावस्था में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं किशोर, वो अब नए नए फ्रेंड्स बनाते हैं, नए दोस्त बनाते हैं ना, तो नया वो सामाजिकरण सीख रहे होते हैं। इसीलिए ये जो अवस्था होती है किशोरावस्था, सबसे ज़्यादा जटिल सामाजिकरण होता है इसमें, इसे हम कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, आनुवांशिकता को डॉट डैश डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। ऑप्शन ए आपका गत्यात्मक, ऑप्शन बी स्थिर, ऑप्शन सी आपका प्राथमिक, ऑप्शन डी आपका गौण। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आनुवांशिकता यानी जो माता पिता से जो लक्षण मिले हैं वो तो भाई स्त्री होते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे अगर बात कर दी जाए आपकी कि वातावरण से मिलने वाले जो गुण होते हैं उन्हें कैसा माना जाएगा, तो वो आपको बताने हो वो गत्यात्मक होते हैं। ठीक है, उनमें चेंजेस आते रहते हैं, लेकिन जो माता पिता से आनुवांशिक गुण मिलते हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत डैश 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 से संबंधित है। सीखने के डैश 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 सिद्धांत से संबंध है। ऑप्शन ए व्यवहारवादी, ऑप्शन बी रचनावादी, ऑप्शन सी संज्ञानवादी, ऑप्शन डी विकासवादी। तो दोस्तों, आपको इसमें बताना चाहेंगे, अगर हम किसी का अवलोकन करते हैं, किसी के व्यवहार का अवलोकन करते हैं तो वो सीखने का व्यवहारवादी सिद्धांत कहलाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब वो कैसे हो जाएगा कि अगर हम किसी के व्यवहार को, जैसे हमारा फेवरेट है सचिन तेंदुलकर, तो हम उसे व्यवहार को, जो कैसे क्रिकेट खेलता है, कैसे क्या करता है, अगर उसको फॉलो करते हैं तो इस तरह के व्यवहार में सीखने को क्या कहेंगे, व्यवहारवादी सिद्धांत। ठीक है, इससे संबंधित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। ऑप्शन ए समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थी की सहायता करना, ये तो करेगा ही भाई, समझ विकसित हो जाएगा। और इसी तरह से अगर समानता अंतर ढूंढेगा तो बालक के अंदर जरूर समझ विकसित हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाता है गलत। अब बात करते हैं बी की, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रतिक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। अब यही ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, क्योंकि अगर आप बच्चे को तथ्यों के आधार पर उनकी जो प्रतिक्रिया हुई है, अगर उसे आप कहेंगे इसे याद कर लो, ये रटने की तरफ चला जाएगा, ये उल्लंघन करेगा एनसीएफ 2005 का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और मैं इसमें अपोजिट ही ढूंढना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? ऑप्शन ए, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन बी, वे चुनौती भरे कार्य को करना पसंद करते हैं। ऑप्शन सी, ये हमेशा सफल होते हैं। ऑप्शन डी, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। तो दोस्तों, बच्चे अभिप्रेरित हैं, ठीक है, हम मानते हैं कि बच्चे अभिप्रेरित हैं, ये आपको टर्म समझना है और ये आपको देखना है कि वो अपोजिट पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि बच्चे अप्रेरित हैं, ठीक है। तो अप्रेरित होने का मतलब ये है कि बच्चे के अंदर जुनून है, बच्चे के अंदर जिज्ञासा है, बच्चे के अंदर उत्सुकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उस कार्य में सफल ही हो जाएगा। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस कंडीशन के हिसाब से। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? उसे क्या नहीं करना चाहिए? जब भी कहीं नहीं आ जाए आप ये समझ लीजिए, इस पर बड़ा गोला कर देना है। तो विशेष ऑप्शन है आपका, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना चाहिए। ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बच्चों को अलग नहीं कर सकते हम। ऑप्शन नंबर आपका है इसमें बी, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना चाहिए। तो इसमें जो आपको बता दें कि आप आगे ऑप्शन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसमें पहला ही ऑप्शन आपको दिख गया है कि विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग कर देना। बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। बाल विकास में बच्चे को कभी भी अलग नहीं बैठा सकते हैं, उन्हें सभी बच्चों के साथ घुल मिल करके ही आगे बढ़ाना होता है, सभी को एक साथ लेके चलना होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? ऑप्शन ए, शब्द और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ड एवं शब्द पहचानने में कठिनाई, पठन गति में प्रवाह की कठिनाई। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। केवल यही एक ऐसा चीज़ है जिससे कि पठन पाठन की कठिनाई में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर आप बच्चा पढ़ नहीं पाता है, वर्तनी में कठिनाई है उसे, तो ये हो जाएगा, लक्षण हो जाएगा पठन कठिनाई का, ठीक है। अगर वर्ण शब्द पहचानने में दिक्कत है तो ये पठन कठिनाई का लक्षण हो जाएगा। पठन गति में अगर आप अटक अटक के पढ़ रहे हैं तो ये पठन कठिनाई का लक्षण हो जाएगा। यानी कि इस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। शिक्षार्थियों का आत्म नियम की डेडेडेस की ओर संकेत करता है। ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय, और आपका ऑप्शन नंबर बी है स्व अनुशासन और नियंत्रण। ऑप्शन सी आपका अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। तो दोस्तों, आपको एक टर्म समझा देता हूँ। आत्म नियम का मतलब होता है कि अपने आप को चेक करना, यानी कि जो आपने जो सीखा है उसे अगर आप चेक कर पा रहे हैं, अपने आप ही खुद का असेसमेंट टेस्ट कर पा रहे हैं, तो यही होता है आत्म नियम। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? ऑप्शन ए, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। ऑप्शन बी आपका अधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। ऑप्शन सी, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। ऑप्शन डी, सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि व्यवहार का अध्ययन ही सीखना है। क्योंकि जो व्यवहार का अनुकरण करके ही उसे सीखा जा सकता है। आपको मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया है कि अगर हम सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखें और ये प्रैक्टिस करें कि वो कैसे खेलता है, तो हम सीख जाएंगे बैट चलाना अच्छे से, ठीक है। लेकिन अगर हम यही टीवी पे ही देखते रहें, कभी बैट ना चलाएं, तो उससे हमारा सीखेगा नहीं, हम उनसे देख रहे हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सिद्धांत के रूप में रचनावाद। ऑप्शन ए, सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है। अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षक की भूमिका पर बल देता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका जो राइट आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। क्योंकि रचनावाद, जब रचनात्मक चीज़ जब भी आप अंदर से निकल के आएगी, जब दुनिया के बारे में अपने दृष्टिकोण से दुनिया को देखेंगे, अपना दृष्टिकोण निर्मित करेंगे दुनिया के अंदर, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 12 आपका, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है। बिल्कुल गलत है।
पार्श्व चिंतन, लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, बिल्कुल सही है, यही आंसर होगा। आगे देख लेते हैं सी को भी। ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, बहुत बुद्धिमान है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि सृजनात्मक बच्चा वही है जो समस्या को समाधान कर सके। यानी कि आपने देखा होगा कोई बच्चे किसी समस्या में फंस जाते हैं तो वो अपना एक नया सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी जुगाड़ लाते हैं, तो जुगाड़ वाले विद्यार्थी सृजनात्मक होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डेस का हिस्सा है। ऑप्शन ए शारीरिक विकास, ऑप्शन बी सामाजिक विकास, ऑप्शन सी संवेगात्मक विकास, ऑप्शन डी आपका बौद्धिक विकास। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपको पता है अवधारणा का विकास होगा तो हमारे सिर्फ बौद्धिक विकास होगा, क्योंकि अवधारणाएं मस्तिष्क में बनाई जाती हैं, सोचने समझने का कार्य है ये, सूझ का कार्य है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो इसमें क्या है, ऑप्शन ए आपका है विकास क्रम में, ऑप्शन बी आपका विकास की सामान्य क्षमता, विकास एवं विकास के सिद्धांत, विकास की दर। दोस्तों व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत ये कहता है, आपको बिल्कुल सिद्धांत आपके सामने क्लियर कर दूंगा, आपके अपने आप समझ में आ जाएगा कि प्रत्येक बालक व बालिकाओं के विकास का अपना एक स्वयं का स्वरूप होता है। ठीक है, इनका जो विकास करने का स्वयं का स्वरूप होता है, इसीलिए विकास की शारीरिक मानसिक विकास दर भिन्न होती है, इसीलिए हमारा क्या भिन्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विकास दर भिन्न होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। ऐसा तो है नहीं है, मानसिक विकास भी आ सकता है। ठीक है, सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका है सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षी ओके ये पक्ष है, यहाँ पे आप कर लीजिएगा पक्षों, अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विकास ये बिल्कुल सही सब्जेक्ट सही है ये यहाँ पर, क्योंकि शारीरिक विकास जरूरी होता है। अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। एक लड़का है इरफान, खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग कर देता है। आप क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? ऑप्शन बी उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित। बिल्कुल सही आंसर है, पहले नंबर पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए है यह औचित्य स्थापित करने में। ऑप्शन बी आपका शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संशोधित करने में। ऑप्शन सी आपका है शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में। ऑप्शन डी आपका है शिक्षार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे आर्थिक का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो पूर्णतः ही गलत है। सामाजिक स्तर भी हमें नहीं पहचानना है, तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये भी आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों के प्रभावी रूप में संबोधित करने में। शिक्षक बच्चों की रुचियों, व्यवहार, जो संवेग आदि उनको जब इनके बारे में पता चल जाएगा तो उन्हें सही दिशा में डायरेक्ट कर सकते हैं वो। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, बच्चे का विकास संतुलित हो पाएगा और पूर्ण रूप से विकसित हो पाएगा बच्चा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ्यक्रम संभव नहीं है। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। ऑप्शन नंबर डी है आपका शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषता होती है और न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। तो इसका जो मित्रों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक शिक्षार्थी किसी न किसी विषय में योग्य होता है और शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि, प्रतिभा में समान नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते यह कथन है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए पर ही रखा हुआ है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 20। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए आकलन के लिए सीखना, ऑप्शन बी आकलन का सीखना, ऑप्शन सी सीखने का आकलन, ऑप्शन डी सीखने के लिए आकलन। दोस्तों ये
जटिल ऑप्शन बना के दिए इन्होंने, लेकिन आपका जिसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि जब वो क्रिस्टीना अपने बच्चों को क्षेत्र भ्रमण पर ले गई, तो वो जब हम किसी बच्चों को कोई प्रायोगिक ज्ञान दिखाएं, व्यवहारिक ज्ञान देकर, है ना, उनकी जब हम टेस्टिंग करते हैं, तो ये देखा जाता है, शिक्षक ये पता करने की कोशिश करता है कि विद्यार्थी ने कितना सीखा, या उसमें कोई त्रुटि रह गई है तो उसे कहाँ उसमें त्रुटि रहेगी, कहाँ से उसे सुधारा जा सकता है। तो इस तरह के आकलन के अंतर्गत ये आता है और इसे कहते हैं सीखने का आकलन। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए सामान्य से विशिष्ट, ये तो है आपका। ऑप्शन बी प्रतिवर्ती, ऑप्शन सी निरंतरता, ऑप्शन डी अनुक्रमिकता। तो दोस्तों इसका जो आपको एक वर्ड आपको बताना चाहता हूँ पहले। जो प्रतिवर्ती लिखा है उसका मतलब होता है पुनः शुरू करना। यानी कि अगर कोई आदमी 25 साल का हो गया है तो क्या वह फिर से माँ के घर में जा सकता है? नहीं जा सकता। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है मैं निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है दोस्तों, मुक्त विद्यालयों में, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों में, नियमित विद्यालयों में और विशेष विद्यालयों में। तो दोस्तों बच्चा चाहे किसी भी प्रकार का हो, आप वंचित हो, किसी भी तरह का, दिव्यांग हो, सामान्य हो, विशिष्ट हो, प्रतिभाशाली हो, सृजनात्मक हो, हमें बच्चे को अलग नहीं करना है बच्चों से, उसे एक साथ लेके चलना है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नियमित विद्यालयों में उसे उसका अध्ययन हमें कराना चाहिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो 23 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? ऑप्शन ए आपका सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारक से प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन बी आपका सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। यहाँ पे आप से कर लीजिएगा, मूल रूप से मानसिक क्रिया है। ऑप्शन सी आपका है बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों यह संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ है। ऑप्शन डी आपका है इसे सीखना कर लीजिएगा, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यानी कि सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट कर सके। ठीक है, आपको उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। यह निर्णय लेना चाहिए कि विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी आपका सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना चाहिए। ऑप्शन सी आपका शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना चाहिए। ऑप्शन डी आपका शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना चाहिए। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें बच्चे को निदान का मतलब ये होता है दोस्तों, आप ये मत समझना कि निदान का मतलब है कि हमारी समस्या खत्म होगी। निदान का मतलब होता है कि हमारी समस्या का पता लगाना कि हमें क्या समस्या है या बच्चे को क्या समस्या है, और फिर होता है उसका उपचार। ठीक है दोस्तों, तो इसका उम्मीद करता हूँ एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। विद्यार्थी जो पहले सीख चुके हैं, यहाँ पर पहले कर लीजिएगा आपसे, उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्व पाठों को दोहराने का यह एक प्रभावी तरीका है। ऑप्शन बी यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है, जिससे सीखने सुदृढ़ होता है। ऑप्शन सी आपका यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। ऑप्शन डी आप नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध करता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का, क्योंकि नई जानकारी को जब हम पुरानी जानकारी से जोड़कर सीखेंगे तो ये दोनों मजबूत हो जाएंगे और हमें लंबे समय तक याद रहेंगे। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है मुक्त, ऑप्शन ए आपका मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। बिल्कुल सही आंसर है, यही आपका राइट आंसर है, क्योंकि जब मुक्त उत्तर वाले प्रश्न आप बच्चों को देंगे तो बच्चे अपने मन में जो चीज़ें हैं उनको मुक्त भाव से लिख सकते हैं और अपने अंदर की लेखक को बता सकते हैं कि अपने अंदर विचार को बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 आपका शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए अधिक से अधिक पाठ्य सामग्री क्रियाओं में हिस्सा लेने। ऑप्शन बी शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को उत्तर याद करने। ऑप्शन सी कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने। ऑप्शन डी समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अगर कोई शिक्षक
जो प्रश्न पूछता है केवल हम उन्हें ही याद करा देंगे तो बच्चे का विकास नहीं होगा, बच्चा रटना सीखेगा। और एनसीईआरटी 2005 क्या कहता है कि बच्चे को हमें रटने नहीं देना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है? ऑप्शन ए सत्य परीक्षा, परीक्षा कर लीजिएगा दोस्तों आप इसे, प्रश्नोत्तर और खेल। ऑप्शन सी है दत्तकार, ऑप्शन डी आपका मौखिक प्रश्न। तो दोस्तों का राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी। दत्तकार में किसी भी तरह का रचनात्मक आकलन नहीं हो सकता है, बच्चे घर पे जाए किसी से भी होमवर्क करा सकते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। विद्यार्थियों को सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उनके निदान के बाद रटडस होना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया कि निदान के बाद सीधा हम उपचार करते हैं। अगर इसमें कहीं उपचार वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा तो आप उस पर तुरंत टिक मार दीजिएगा। सभी पाठों में व्यवस्थित रूप से दोहराना नहीं, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना नहीं, समुचित उपचारात्मक कार्य करना। यानी अगर हमें किसी की समस्या पता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसका अब उपचार क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। भारतीय समाज में बहुभाषी, ओके बहुभाषिक है, यहाँ पर बहुभाषिक कर लीजिएगा आपसे, विशेषता को डेटाबेस देखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में नहीं देखना चाहिए। ऑप्शन बी शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के कारक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, ये भी गलत है आपका। ऑप्शन सी शिक्षण एकदम प्रक्रिया में बाधा के रूप में बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, ये भी गलत है आपका। बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से भी हम अपने क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, जो कि आई ही होगी, तो मेरे भाइयों और बहनों अपनी फैमिली में आके जुड़ जाइए। आप पहली बार अगर चैनल पे हैं, मेरा आपसे बस यही एक निवेदन है कि आप अपने माता पिता के चेहरों पर खुशी लेकर आइए, एक सिलेक्शन दे के दिखाइए, एक सीट अपनी पक्की कीजिएगा। यही गुरुजी स्टडी एग्ज़ाम का आप उद्देश्य रहता है, इसीलिए फ्री में नोट्स और क्लासेस प्रोवाइड आपको कराई जाती हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने भाइयों के साथ। तब तक के लिए अगली वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।